नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में एक युवक बाबा जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर चढ़ा। इस खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले करियप्पा परेड ग्राउंड का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। फ्लैग करने का अवसर मिला। एनसीसी के ऐसे प्रयास भारत की धरोहरों को युवा एस्पिरेशन से जोड़ते हैं। मैं इन अभियानों से जुड़े कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। एक तरह से आपके संगठन की यात्रा देश के संविधान से भी पहले शुरू हुई। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, आप 21वीं सदी में भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है।
हाल में एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है। इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही अहम है। भारत में बीते दशक में युवाओं ने 1.5 लाख स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। आज दुनिया की 200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग लीड कर रहे हैं। ये कंपनियां ग्लोबल जीडीपी में लाखों करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रही है। भारतीय वैज्ञानिक। दूसरी तरफ पंजाब के अमृतसर में एक युवक बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर चढ़ गया और मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक सियासी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का घेराव किया। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा, बीजेपी नेता अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमृतसर जाना चाहते हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए चंदौलिया ने यह भी कहा कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन पंजाब का क्या? लोगों में गुस्सा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया। मैं और दुष्यंत गौतम अमृतसर जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दी जाए। ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਗਲਤ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। श्री अमृतसर साहिब की हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति तोड़ने की घटना बेहद निंदनीय है और इस घटना के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाला चाहे कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब में भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं है। साथ ही सीएम मान ने प्रशासन को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश छाबड़ा हमारे साथ में जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि हम स्क्रीन पर लगातार वीडियोस भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर चढ़ करके उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश हुई। अभी तक क्या पता नहीं चल पाया है कि ये रेड जैकेट में कौन सा इंसान है? क्या इसके चेहरे की पहचान नहीं हो पाई है? हुआ है बीते दिन 26 जनवरी का माहौल था और तमाम जो नेता हैं, जो दलित भाईचारा है, वह भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उनको फूल और हार जो है अर्पण करता हुआ नजर आता है। तो इसी दौरान सीढ़ी भी लगाई गई थी, मगर जो व्यक्ति उस पर चढ़ा था तुरंत उसने पहले तो नीचे आग लगाई और बाद में प्रभुत्व के ऊपर चढ़कर चेहरे के ऊपर जो है 10 से 12 बार ये है। और जैसे ही वह नीचे उतरता है तो तमाम जो नीचे लोग मौजूद होते हैं और उनको पकड़कर जो है पुलिस के हवाले किया जाता है। उसकी पहचान तो हो गई है, मगर पुलिस अभी कार्रवाई करने में जुटी हुई है और तमाम जो सियासी नेता हैं और लोग हैं अभी सियासत करने में जुट गए हैं। और जो आम आदमी पार्टी है पंजाब की, उसके ऊपर तमाम आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि एक हेरिटेज स्ट्रीट है और हरमंदिर साहिब को ये रास्ता जाता है, एक सिक्योर माना जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर सिक्योरिटी की इतनी बड़ी चूक होनी और इस तरीके की हरकत की जानी एक बड़ा सवाल उठाती है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर। और किस तरीके की हरकतें जो यहाँ पर की जा रही हैं
उस पर भी बड़ा सवाल उठता है। और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो है माहौल गरमाया हुआ है। आज बिल्कुल अमृतसर बंद का ऐलान राकेश, किया क्या गया। इस बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन डिस्क्लोज किया है पुलिस ने? किसी के साथ में इस इंसान का कोई कनेक्शन अभी तक निकल करके सामने आया हो या इस इंसान की गिरफ्तारी की गई हो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको रिकॉग्नाइज तो कर लिया गया है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तरीके से जो सूत्र बताते हैं कि एक खालिस्तानी कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, मगर हालांकि इसकी पुष्टि अभी पुलिस और खुफिया तंत्र ने अभी तक नहीं की है। जो तमाम आरोप लग रहे हैं वह खालिस्तानी के ही आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के जरिए इस तरीके की हरकत जो है पंजाब में माहौल भंग करने की जो हरकत तय की गई है। और पंजाब में उनका कहीं ना कहीं इस तरीके का जो है सफलता देखने को मिल रही है, क्योंकि अमृतसर आज बंद किया गया है और कल जो है जालंधर और लुधियाना की बंद की कॉल भी दी गई है। तो तमाम जो इससे जुड़े हुए भाईचारा है वह काफी रोष में है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं, मगर पुलिस प्रशासन और जो एजेंसियां हैं वह किस तरीके की हरकतें जो हो रही हैं उस पर किस तरीके की कार्रवाई कर रही है, एक बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि लगातार ही जो आरोप है कांग्रेस के गीतांशु, पास। इसके बाद आप सबसे पहले तो मुझे माफ कीजिएगा, आपका नाम मैं 2 बार से गलत ले रही हूँ। आपका नाम गीतांशु है, सॉरी, मुझे माफ करें। और अगला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है, मौजूदा समय में इस स्ट्रीट में किस तरीके की सिक्योरिटी पाबंद की गई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि यही रास्ता जो है हरमिंदर साहिब की तरफ आगे बढ़ता है और पॉश इलाका है, हेरिटेज स्ट्रीट है, तो मौजूदा समय में किस तरीके की व्यवस्थाएं? जी, तमाम जो नेता हैं सिक्योरिटी के तहत वहां पर पूरा जायजा लेने पहुंच रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं फिलहाल उस तरीके का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है और कोई ऐसी घटना जो है ना हो पाए इसके लिए पूरा जायजा जो है पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि आज अमृतसर बंद की कॉल है और पूरी तरह अमृतसर बंद रखा गया है। कल जालंधर लुधियाना बंद की कॉल है, तो इसको देखते हुए पुलिस काफी मुस्तैद हो चुकी है और माहौल ना खराब होने पाए इस करके जो है मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। जी चलिए गीतांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो गीतांशु सेजवाल हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अमृतसर बंद करने की कॉल ली गई है लोगों की तरफ से, लेकिन इस बीच माहौल खराब ना हो इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद ग्राउंड पर एक्टिव नजर आ रहा है। पंजाब के अमृतसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। इसे लेकर आज अमृतसर के बाजार बंद रहे। इसे लेकर जालंधर बंद के बाद अब 28 जनवरी को लुधियाना में भी बंद की कॉल है। इसे लेकर विभिन्न संगठनों ने मीटिंग की और लुधियाना बंद का ऐलान कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नेता ने बताया कि अमृतसर से शर्मनाक मामला सामने आया, इसके चलते बंद का ऐलान किया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के खिलाफ NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए और उसका साथ देने वाले अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी से बंद की कॉल में सहयोग देने की अपील करी है। आपको बताते चलें कि इससे पहले जालंधर में बंद का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में UCC यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियली पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान किया, UCC लागू करने वाला उत्तराखंड अब देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को UCC लागू किए जाने की पहली तारीख के साथ ही इसको लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अनिल विज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना करी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, उत्तराखंड में UCC लागू करने के फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी। अनिल विज ने कहा, यह पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। हरियाणा के यमुनानगर में परंपरागत खेती को छोड़कर अब आधुनिक खेती की तरफ जोर दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, किसान इसके लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं। यमुनानगर में इस आधुनिक खेती को नई पहचान दिलाने वाले गुरनाम सिंह 17 साल से फूलों की खेती कर रहे हैं। तो वहीं गुरनाम सिंह सालाना 6 से 7 लाख रुपए भी कमा लेते हैं। उनके खाते में तैयार हो रहे फूलों की डिमांड दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा के कई जिलों में है। तो वहीं गुरनाम सिंह का कहना है, परंपरागत खेती छोड़कर अब आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें मुनाफा ज्यादा है।
ये मैं 2-3 एकड़ में करूँ जी। इसमें इस टाइम 1.5 एकड़ में है मेरे पास। 1 किलो और मैंने अभी लगाना है जी लट्टू गेंदे का। ये जाफरी है जी, और गुलदावरी भी लगा रखी और मार्केट भी लगा रखी। और ये इधरले पासा ग्लैड है, ग्लैड्स स्टिका वाला फूल, ये भी लगा रखा जी। ये 3-4 प्रकार के हैं जी। जैसे ये तो जाफरी होगी, गेंदे की हो गई, गुलदावरी के हो गए जी, और मार्केट होगी, और ग्लैड्स है जो मान ले 2.5-3 लाख रुपए का किले में लगा, जो सरकार ने मान ले मेरे को सब्सिडी के रूप में फ्री में दिया है जी। पंजाब पुलिस की अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कौशल चौधरी गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से लक्षित हत्या को नाकाम किया गया, जिसमें प्रमुख सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने यह जानकारी साझा करी है। आपको बताते चलें, आरोपी की पहचान पुनीत लखनपाल और नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। आरोपी पिछले 3 साल से गिरफ्तारी से बच रहे थे और वो 2022 में कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नांगल अंबियन और 2021 में सुखमीत सिंह की हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। यादव ने कहा वो पिछले साल सितंबर में राजस्थान के हाईवे किंग होटल में अंधाधुंध गोलीबारी और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने में भी शामिल थे। पंजाब के मोगा में पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं नशा कारोबारियों की प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा रहा है। मोगा में एक महिला की प्रॉपर्टी 52,46,000 को सीज किया गया। महिला के ऊपर पहले से 10 मामले दर्ज हैं। हालांकि दोषी महिला इस वक्त फिरोजपुर जेल में सजा काट रही है। डीएसपी एनडीपीएस सरबजीत सिंह ने कहा, प्रशासन लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नैना देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करी है। नड्डा अपने परिवार के साथ मां के दरबार में पहुंचे और प्राचीन हवन कुंड में आहुति डालकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करी। इसके बाद अपनी कुलदेवी दबट मंदिर में भी पूजा की है। जेपी नड्डा अपने पोते के मुंडन संस्कार के लिए बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजा के बाद नड्डा बस्सी रेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। तो वहीं 6 बजे जेपी नड्डा चंडीगढ़ जाएंगे, जहां से वो विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में सुधार को लेकर बिना विद्यार्थियों के 1094 स्कूलों को बंद किया गया और स्टाफ का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया है, ताकि बच्चों को शिक्षकों के अभाव का दंश ना झेलना पड़े। इसको लेकर हमारे सहयोगी जीवन कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से खास बातचीत की है। विशेष बातचीत करेंगे रोहित ठाकुर जी से। एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है सर, शिक्षा की गुणवत्ता की आपने बात की, स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है सर। किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं और क्या योजना है इसको सुदृढ़ करने के लिए सर? आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने हमेशा अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना नाम कमाया था, लेकिन ये भी एक मैं समझता हूँ सच्चाई है, गत वर्षों में जो आपका स्तर था उसमें गिरावट देखने को मिली। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखने को मिला है जब नेशनल असेसमेंट सर्वे पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2021 में हुआ था। उस सर्वे के अनुसार आपका हिमाचल का जो शिक्षा का स्तर था वो 21st रैंकिंग पे पहुंच चुका था, 21वें स्थान पे पहुंच चुका था। हमारी सरकार ने 22 के अंत में जैसे ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमें सत्ता मिली थी, अपना आशीर्वाद मिला था, हमने क्वालिटेटिव एजुकेशन, हमारे सरकारी स्कूलों के दशा में सुधार हो, गुणात्मक शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए बहुत से कदम उठाए और उसमें विशेषकर हमारे दुर्गम क्षेत्रों में जो स्टाफ का अभाव था उसकी गत 2 वर्षों में मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त अपने काबीना सदस्यों का, कुलीग्स का, जिन्होंने इन 2 वर्षों में कैबिनेट में लगभग कोई 15,000 पदों की हमारे को सैंक्शन मिली है, जिसमें से लगभग कोई 5,000 के आसपास पदों को भरा गया और युक्तिकरण के माध्यम से नए पदों की नियुक्तियों के माध्यम से जो आपके विदाउट टीचर स्कूल थे, जो मैंने अपने संबोधन में बात रखी थी, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग जिनकी संख्या 350 के आसपास थी, आज मात्र
हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाता। जयराम ठाकुर के सियासी गुगली ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को परेशान तो किया, लेकिन तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य धर्माणी ने बीजेपी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए पलटवार भी किया है और कहा बीजेपी यूसीसी के मामले में सियासत कर रही है। और उसी वजह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति करती आई है और अगर इसका सुपरफिशियल लेवल देखेंगे तो ये थोड़ा सा हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो इसको आप देखेंगे कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और जिस तरह से भगवान ने हम सबको अलग अलग बना रखा है उसी तरीके से डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये बीजेपी जो है इस पे राजनीति ज्यादा करना चाहती है और इस बहाने जो है वो एक माइनॉरिटी ग्रुप को जो है टारगेट करती है और उसी वजह से लोगों को आकर्षित करती है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।